सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। हम लोगों ने पढ़ा प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो एंशिएंट इंडिया है। दूसरे में हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। तीसरे में अब हम लोग जो है, जो वैदिक और लेटर वैदिक एज के बारे में देखेंगे। वैदिक एज, जिसको ऋग वैदिक एज एरा भी बोलते हैं, और लेटर वैदिक एरा भी पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें इस पीपीटी में है, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा जितना मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। ठीक है, अब हमने देखा अराउंड 1300 तक जो है, बीसी तक, और या 1500 तक जो है वो हड़प्पन, और लेटर और मैच्योर के बाद लेटर हड़प्पन स्टेज चला है। अब उसके नेक्स्ट में आता है ऋग्वेदिक एरा। अब ऋग्वेदिक क्यों कहा जाता है इस अर्लियर फेज को, वैदिक सिविलाइजेशन को? क्योंकि ये इसका नाम एक ऋग्वेदा के, जो एक हिंदू की सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, उसके नाम पे दिया गया है। तो नेम्ड आफ्टर ऋग्वेदिक। और ये वही टाइम है जब आर्यन माइग्रेशन हुआ है। याद रखना, ऑफेंड मत होना, बहुत लोग हो रहे हैं आजकल आजकल लोगों के व्यूज से भी कुछ लोग ऑफेंड हो रहे हैं। आर्यन माइग्रेशन हम थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी जब हम कहते हैं तो इट मतलब कि अभी भी इसको डिनाई किया जा सकता है विद सम प्रूफ। ए थ्योरी कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। तो आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी चल रही है। अर्लियर सेटलमेंट और सोशल डेवलपमेंट जो एंशिएंट इंडिया में हो रहे हैं, उस टाइम की ये बात है। तो कब की है? 1500 बीसी से लेकर हम जो है 600 बीसी तक की बात कर रहे हैं। इस पीरियड को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1500 हजार तक जो है ऋग्वेदिक एरा है, अर्लियर। और 1000 से 600 के बीच का जो साल है वो लेटर वैदिक है। ठीक है, इसी टाइम पे ज्यादातर जो हमें जो वैदिक सोसाइटी है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो वेरियस वैदिक टेक्स्ट हैं, उनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ में आप लिखते रहो। अभी भी जो है कोई, जो आर्यन सोसाइटी है ना, उसके बारे में एक्चुअली कोई कंसेंसस नहीं है। जैसे मैक्स म्यूलर क्या कहता था? मैक्स मैक्स म्यूलर कहता था कि जो ये सेंट्रल एशिया से आए, कि ये लोग सेंट्रल एशिया के हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर आए। ये भी एक सेंट्रल एशियन थ्योरी के नाम पे है ना, क्योंकि वेदिक्स में बहुत सारी जगह, बहुत सारी इंटरचेंजेबल जो है वर्ड्स, लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉमन है। विलियम जोन्स कहता था कि ये कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप से आए, इनका होमलैंड यूरोप है। क्योंकि ग्रीक, लैटिन जो है, जर्मनी, गोथिक या सिलसिट, इन जैसे लैंग्वेज जो हैं, और संस्कृत जो है, ये उस लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करती है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। संस्कृत जो है उसी फैमिली ट्री से आती है, उसी लैंग्वेजेस से। अलग अलग है। जैसे बाल बाल गंगाधर तिलक का क्या था? जो बाल गंगाधर तिलक है, तिलक का मानना था कि ये लोग जो है आर्टिक से आए, आर्टिक रीजन से आए हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अब तिलक ने क्यों बोला ये? तिलक ने ये इसलिए कहा कि ये लोग आर्टिक से आए हैं, क्योंकि तिलक का ये कहना है कि वेदास में है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ नाइट, तो ये आर्टिक में होता है। ठीक है, तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग जो हैं, आर्यंस जो हैं, वो आर्टिक रीजन से आए हैं, नॉर्थन रीजन से। वहीं जो स्वामी दयानंद है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनका मानना था कि इनका जो ओरिजिनल होमलैंड है वो कहाँ है? तिब्बत है। ठीक, ऐसे वेरियस थ्योरीज जो है फ्लोट करती हैं। ठीक है, हाँ, जो जो देखो, एक वो बुक है इंशेंट टू मेडिवल, जो पांडे दिहाई की बुक है, उसमें ये है कि जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी ये है कि बजाय के आर्यंस ने जो है, आर्यंस का इन्वेजन हुआ हो, मतलब इन्वेड किया हो, वो ये मानता है कि आर्यंस का जो है स्लोली स्लोली जो है इन रीजन से माइग्रेशन हुआ है टुवर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है,
ये उनका कहना है, समझे? तो हम कुछ नहीं, हम मान के चलते हैं कि आर्यंस माइग्रेट हुए हैं या इन्वेड हुए हैं, जो भी है हम मान के चले कि आर्यंस थे, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। अब आर्यंस रहते कहाँ थे? तो रिवर्स है ना, जेलम है, जैसे ब्यास है, चन्हाब, रावी, ये 5 दरिया से पंजाब, इन एरिया, चन्हाब का जो है इन एरिया में जो सरस्वती, जो घाघर हाकरा रिवर थी मॉडर्न डे में, इन एरियाज के अराउंड जो है यहाँ रहते थे वो लोग, समझे? तो आगे क्या है कि अर्लियर अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें कि हमें ये कहाँ से आया, तो ज़्यादातर हमें वैदिक टेक्स्ट से इस पीरियड के बारे में पता चलता है। स्पेशली जो ऋग्वेदा है, जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है, वो इस टाइम की लिखी हुई है। और भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं जो हमें बताते हैं, और लिंग्विस्टिक स्टडीज़ के बाद हमें जो है इस एरा के बारे में, जो ये ऋग्वेदिक एरा है या जिसको हम अर्ली वैदिक एरा भी बोलते हैं, इसके बारे में हमें जो है ये जानकारी यहाँ से मिलती है। ऋग्वेदिक से, जो है संहिता से, या बाकी टेक्स्ट हैं जो फैमिली, जो इनकी जो ये किताबें हैं, ठीक है, जो विश्वामित्र के द्वारा लिखी गई हैं, या भरद्वाज के द्वारा लिखी गई हैं, इनके द्वारा लिखी गई ये जो टेक्स्ट है इन एराज की, उससे हमें जो है लिखते हैं। और प्राइमरी सोर्स तो हमारा क्या है? ऋग्वेदा ही है, क्योंकि ऋग्वेदा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इंडिया में नोन है, और सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट है पूरी दुनिया की। इसमें 1028 हम्स हैं जो वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं। किसके बारे में? डीटीज के बारे में, उनकी उनकी उनको प्रेज किया जा रहा है, सोशल लाइफ को बताया जा रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती थी इस पीरियड में, वॉरफेयर, जंग, लड़ाइयाँ कैसे होती थी, इस बारे में, समझे? अच्छा, वेद कितने हैं? अगर हम बताएं, अगर आपको समझना है तो वेद कितने हैं? 4 है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ की थीम जो है वो नेचर ऑफ वर्शिप, किस तरह की, इंद्रा को गॉड ऑफ वॉर गॉड को, अग्नि को फायर गॉड को, वरुणा जो कॉस्मिक ऑर्डर को, सूर्य सन गॉड को, इन गॉड्स को का है जो मेंशन है, उनको वर्शिप किया जाता था, समझे? ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, वुमेन का स्टेटस अच्छा था। अगर स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो ये ठीक था, ये डिटेरियोरेट जो है बाद में होगा, लेटर वैदिक पीरियड में। कोई जो है कास्ट सिस्टम अभी नहीं है, अर्लियर वैदिक फेज में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। कोई रिजिड कास्ट सिस्टम होगा लेकिन इतना रिजिड नहीं था। इकोनॉमी की देखिए, जो कैटल्स वेल्थ, पेस्टोरलिज्म था, लोग चराते थे भेड़ बकरियां इधर उधर। अर्ली छोटा मोटा एग्रीकल्चर था। सभा समिति थी, जैसे आजकल जो गांव में होती है पंचायत में, ट्राइबल चीफ जो है उसको, जो सबसे ऊपर होता था वो हेड होता था, जिसको राजन कहा जाता था। बैटल्स जो होती थी ट्राइब्स के बीच में, जैसे बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये भी ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। तो इस तरीके की जो है सोसाइटी थी, ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग और देखें तो क्या देखा, ट्राइबल चीफ को क्या कहते थे? राजन, जो हेड ऑफ द चीफ होता था, ठीक है। जिसको ये लोग कहते थे प्रोटेक्टर ऑफ काउ भी, मतलब उसका एक और नाम था गोपा। और क्वीन को कहते थे, ये चीजें नोट कर लेना, क्वीन को कहते थे महिषी, आई थिंक महिषी, ठीक है, ये क्वीन को कहते थे, ओके। तो गॉड्स के बारे में वेरियस बताया। सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो कहीं ना कहीं एक मोनार्किकल स्ट्रक्चर था, मतलब कि हेड है, राजन हेड है, उसके नीचे जो है इस तरह से ऑर्डर चलता था। बट सभा समितिज होती थी, सुना जाता था, यहाँ फीमेल्स भी बैठती थी असेंबलीज में, वो भी पार्टिसिपेट जो है क्या करती थी। ओके। और अगर बाकी वेदिक टेक्स्ट की जो कंपोज हुई है लेटर बट रेलेवेंट हैं, जो सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद किसके बारे में? म्यूजिकल चैंट्स, इसमें म्यूजिक्स के बारे में, फ्रॉम ऋग्वेदा, यूज्ड इन रिचुअल्स में जो यूज होता है,
यजुर्वेद में जो है याजनास मतलब सैक्रिफिशियल रिचुअल्स कैसे करने, जो कुर्बानी दी जाती है ना काट के, वो रिचुअल्स कैसे पेश करने, उनके बारे में डिटेल्ड बातें की गई। ओके। और जो अथर्ववेद है उसमें स्पेल्स, चार्म्स और फोक ट्रेडिशंस, जादू टोना, ये सब चीजें होती थी। अगर हम इनकी देखें, अगर इसमें क्या बोलते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और चौथा ऋग्वेद। ओके। इसके बारे में, इसके बाद जो है और भी चीजें हैं, जैसे ये होता था, क्या बोलता है, ब्रह्मनास। अरे यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा। हाँ, ब्रह्मनास होते थे, मतलब जो डिस्क्राइब करता था कि किस तरह से रूल और जो परफॉर्मेंस जो है सेक्रीफाइसल जो सेरेमनीज होती हैं जो सेक्रीफाइस करेंगी, उनमें जो है कैसे ये रूल्स और रेगुलेशन किस तरह से परफॉर्म करनी है वो सेरेमनीज, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ये ब्रह्मनाज में होता था। और ये जो है वेदास को भी एक्सप्लेन करते थे एक ऑर्थोडॉक्सिकल वे में। और ईच वेदा के जो है, हर एक वेदास जो होते हैं ना, ये चार जो वेदास है, इनके साथ सर्वल जो है ये ब्रह्मनास जो है, ये ब्रह्मना अटैच्ड होते थे। ठीक है। जैसे अगर एक मिसाल दूं मैं, वो है, किसका नाम है, सतपथा, जो ये है सतपथा, ये ब्रह्मनास है, ये किसके साथ अटैच्ड थी, यजुर्वेद के साथ। ठीक है। अब ब्रह्मनास के बाद में एक और चीज आती थी, एक्चुअली तो ये हम लिटरेचर जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर इसके साथ चलेंगे तो उसके बाद रिवीजन हो जाएगा। जैसे ये होते थे आर्यन, आर्यन कास। ठीक है। ये क्या होते थे, ये इनको 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 इंग्लिश में नाम है फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता था इसको। अरंक्यास जो है, इनको फॉरेस्ट बुक क्यों कहता है, क्योंकि ये लिखी गई ज्यादातर किन के द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन मतलब बाबा के द्वारा जो जंगलों में रहते थे, और उनके जो आगे शागिर्द थे उनके द्वारा। ये मिस्टिसिज्म और फिलोसफी के बारे में डिस्कस करती हैं। और ये चीज़ें, ये जो अरंकाज हैं, ये अपोज करती हैं कि सेक्रीफाइसेस नहीं देने चाहिए, बलि बलि जो देते हैं ये जो है जानवरों की नहीं देनी चाहिए, उसको अपोज करते थे। ठीक है। तो ब्रह्मनाज हो गया, फिर अरंकाज है, फिर एक आता है वेदास हो गए चार, और एक चीज और थी, क्या था, उपनिषद। हाँ, उपनिषद्स। जो उपनिषद है, उपनिषद्स जो हैं, इसका मतलब है, वैसे तो इसका मतलब है कि किसी के पास बैठना। अगर उपनिषद्स का अगर आप मीनिंग देखो तो किसी के पास बैठना। अच्छा, टोटल कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं टोटल, जिनमें से 13 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है इस इन उपनिषद में बड़ी डिटेल वाइज डिस्कशन की गई है, आत्मा के बारे में, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, किस तरीके से जो है यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, अपने आप के बारे में, सेल्फ के बारे में, बॉडी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, अच्छा सैक्रिफाइसेस के बारे में। तो बहुत सारी जो है फिलोसफीज, जो फिलोसफी है, बहुत सारी जो वर्ल्डली फिलोसफी है वो इसमें है। कैसे कोई जो है मतलब कैसे आत्मा को शांति मिल सकती है, कैसे कोई जो है ब्रह्मा के साथ जाके मिल सकता है, कैसे ये सर्कल ऑफ लाइफ से कोई निकल सकता है, इन सारों के बारे में। ठीक है। देर आर मल्टीपल उपनिषद, अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है। फिर आता है, और कौन सा बचा है, ब्रह्मणास हो गए, अर्यंकास हो गए, उपनिषद्स हो गए, वेदास हो गए, पुराणास भी है। अच्छा, पुराणास, जो पुराणास है, इसका तो मतलब ही लिटरल मतलब क्या है, ओल्ड। समझे। ये भी रिलीजियस जो है लिटरेचर है, बाद का है, लेकिन ये बहुत बाद आया, 4th-6th सेंचुरी में आया, 2 ढाई 3 हज़ार साल बाद। ठीक है। ये बड़ी सी जो ब्राह्मणिकल सोशल और रिलीजियस जो है वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताता है, ये हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। ठीक है। बहुत सारे युग्स के बारे में बताता है, जैसे कलयुग है, सतयुग है, इन सारे के बारे में, इनके बीच में जो है इसमें
डिस्कस्ड है। बाकी और लिटरेचर भी है, धर्मशास्त्र है, महाभारत है, रामायण है। ये सारा जो लिटरेचर का पार्ट है, महाभारत रामायण एक्चुअली एपिक्स में आता है। धर्मशास्त्र है जो कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे रिचुअल, मतलब कैसे एक रिलीजियस पर्सन जो है किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जो है लिव करेगा। उसमें भी जो ब्रह्मचार्य बनना है, जो गृहस्थीय है, वो सारी चीज़ें, मतलब सन्यासी बनना है, उनके बारे में डिस्कशन है। किस तरह से किस किस पार्ट में आप कैसे आप इस दुनिया को जो है मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो, इस धर्मशास्त्र में जो है इनके बारे में जो है वो लिखा हुआ है। ओके। महाभारत रामायण एपिक्स के बारे में हम लोग जो है लिटरेचर वाले पार्ट में जो है बड़ी डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। फिर आता है, अगर हम सोशल और रिलीजियस लाइफ तो हमने देखी, यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी थी, किस तरह से रहती थी। सोशल और रिलीजियस लाइफ अगर हम और ज़्यादा डेवलप करें तो मैंने बताया था राजन होता था, महिषी होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अच्छे से। अच्छा, फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। जैसे अगर हम देखें तो, जैसे एक प्रीस्ट, प्रीस्ट को क्या बोलते थे? प्रीस्ट को बोलते थे प्रूहो, ठीक है, पुरोहित। अच्छा, सेनानी होता था, जो सेनानी कौन है? सेनानी जो होता था वो लीडर होता था आर्मी का, ये प्रीस्ट है। अच्छा, फिर ग्रामणी होती थी। ग्रामणी कौन है? लीडर, विलेज का लीडर। जैसे सरपंच होता है ना, विलेज का लीडर। ग्रामणी, ग्राम पंचायत होती है ना, इस तरीके से। और अगर और चीज़ें देखें तो जैसे सभा, जो सभा और समिति के बारे में डिस्कस किया। सभा जो है ना वो छोटी, मतलब छोटी बॉडी होती है जिसमें बड़े बड़े लोग रहते होंगे, शायद अपर कास्ट के या अमीर लोग या पैसे वाले राजा और उसके आगे चमचे वमचे, वो लोग जो है वो सभा में बैठते थे। सभा में एक और था समिति। समिति के बारे में भी हमने डिस्कस करना था। समिति जो है वो बड़ी बॉडी होती थी जिसके, वैसे उसको, उसका प्रेसिडेंट जो, उसका हेड तो वो राजन ही होता था, लेकिन उसमें जो है अलाउड था कि बहुत लोग बैठ सकते, और फीमेल्स का भी शुरू शुरू में अलाउड था कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं समिति में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से इसकी जो है चलती थी सोसाइटी। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस तो हमने अभी भी देखा ना, फ्यू मटेरियल रिमेन्ड हैं कंपेयर टू जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, उसके कंपैरिजन में तो कम है। कुछ एविडेंसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पेंटेड ग्रेवेयर पोट्रीज जो हमें हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिली हैं, जो कहीं ना कहीं लिंक करती हैं ये वैदिक पीपल्स को। कॉपर और आयरन के टूल्स इंडिकेट करता है अर्लियर यूज जो है मेटल का यूज किया गया वारफेयर में, लड़ाई जंगों में या एग्रीकल्चर में। हॉर्स रिमेन और चैरियट मिले हैं हमें इस एरा में। इसका मतलब वो जो आर्यन थ्योरी हम जो डिस्कस करते हैं कि वो घोड़े लेकर जो आए थे और उन्होंने एशिया में जो है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो है इंट्रोड्यूस किए थे। फायर अल्टर हवन कुंड मिलते हैं जैसे कालीबंगन राजस्थान में, ये भी एसोसिएट किए जाते हैं कहीं ना कहीं जो वैदिक एरा के टाइम पे जो रिचुअल्स हुए हैं उनके साथ। अगर हम लिंग्विस्टिक और जेनेटिक स्टडीज़ पे जाएं तो वैदिक संस्कृत जो है उसका कनेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो हैं जैसे लैटिन, ग्रीक और पर्शियन के साथ जो है उसका कनेक्शन मिलता है। तो कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्यन माइग्रेशन सेंट्रल एशिया से हुआ है। अगर हम लिंग्विस्टिक जो ज़ुबान है बोलने की, अगर उसके साथ सिमिलरिटी करें तो ये एक माइग्रेशन का जो है एक थ्योरी को कहीं ना कहीं प्रूफ करता है, मतलब जैसे दी गई थ्योरी मैक्स म्यूलर के द्वारा। अच्छा, अगर सोसाइटी के बारे में देखें, जो अर्लियर वैदिक पीरियड की सोसाइटी थी, मैंने आपको बताया कि सोसाइटी जो है ट्राइबल थी, बेस्ड ऑन किंगशिप। लोग जो छोटी छोटी विलेजेस में रहते थे, ट्राइबल चीफ जो है राजन होता था, ये आपको बताया। कोई स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है। चार वर्नाज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो स्टार्ट हो गए थे हमारे जो ना, जैसे ब्राह्मण्स जो थे वो टीचर होंगे, स्कॉलर्स होंगे, प्रीस्ट होंगे, और क्षत्रिय जो है वो वॉरियर्स और रूलर्स होंगे, और वैश्यास जो हैं वो ट्रेडर्स होंगे, मतलब वो बिजनेस करते होंगे या कोई किसी स्किल बेस्ड काम करते होंगे, जैसे लोहार हो सकता है, कम्हार हो सकता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का। और शूद्रा जो है लेबर और नौकर होते थे।
लेकिन उसे ऋग्वेदिक स्टेज में इतना नीचे नहीं देखा जाता था, जैसे बाद में अनटचेबल्स आ गए, छूत छात और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, वैसा नहीं देखा जाता। एक लेबर और सर्वेंट की तरह देखा जाता था। शूद्रास हैं तो ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन, देखो ये वर्ना सिस्टम जो चार है ना, ये आज से कंपेयर मत करो, आज तो बेस्ड ऑन बर्थ हो गया है। तब क्या था, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ये स्टार्ट हुआ था। वो तो बाद में इसका सेग्रीगेशन इतने हद तक हो गया कि इट बिकेम ए डिजीज, बात अलग है। ठीक है। अब फैमिली और वुमेन का स्टेटस जो है, जॉइंट फैमिली बहुत कॉमन थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल हेड होता था, लेकिन वुमेन को भी एक रिस्पेक्टिव पोजीशन दी जाती थी। वुमेन जो है असेंबली सभा समिति को अटेंड कर सकती थी, अपने हस्बैंड को चूज कर दे सकती थी स्वयंवर में, पढ़ सकती थी, गेट एजुकेटेड। पर्दा या चाइल्ड मैरिज जैसी कोई बात नहीं थी सोसाइटी में। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वुमेन्स हैं जो जिनका सागा जो है ऋग्वेदिक में मेंशन भी है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि वुमेन स्टेटस जो है बाद में डिग्रेड हुआ है। डिग्रेडेशन जो है वुमेन स्टेटस का, वो बाद में हुआ है। ऋग्वेदिक एरा में वुमेन स्टेटस जो है वो अच्छा था। ठीक है, और क्या चीज़ डिस्कस करनी है। पॉलिटिकल सिस्टम मैंने आपको बताया, सोसाइटी ट्राइबल थी, ना कि किंगडम बेस्ड थी। राजन चीफ होता था, वो जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो सेलेक्ट किया जाता था, वो कोई एब्सोल्यूट किंग नहीं था। दो सभा और समिति जो है, दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। सभा जो है एल्डर्स की थी, जो बड़े बड़े लोग, एलीट लोग थे, वो एडवाइस करते थे राजा को किस तरह से हुकूमत चलानी है। समिति जो है जनरल पीपल की थी, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती थी। कोई हेरिडेटरी मोनार्क का सिस्टम नहीं आया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, अपॉइंटमेंट होती थी, चुना जाता था लोगों के द्वारा। अब कैसे चुना जाता था उसकी इतनी जो है नहीं है। सोसाइटी जो है पेस्टोरलिज्म थी, एग्रीकल्चर था थोड़ा थोड़ा। आर्यन जो है वो प्राइमरी पेस्टोरियल थे, मतलब वो जो हर्डर थे, भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे। कुछ कुछ सम फार्मिंग कुछ करते थे। कैटल्स गऊ जो होती है वो जो है मेन मेजर था, किसी की वेल्थ का, ज़मीन नहीं। किसके पास कितनी गाय हैं, कितनी काउज हैं, कितने उसके पास भेड़ बकरियां हैं, वो देखा जाता था, लैंड नहीं देखी जाती थी। ठीक है। भविष्यति जो है, बैटल ऑफ काउज जो है बड़ा कॉमन था। क्रॉप जैसे बेरली जिसको यावा बोलते थे, वो कल्टीवेट की जाती थी। वीट और राइस जो है वो इतने कॉमन नहीं थे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर था। प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशन देखें तो ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी नहीं था। ये नहीं है कि लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा। लोग काम एज ए ब्राह्मण्स जो है प्रीस्ट का काम करते थे। वॉरियर जो है, क्षत्रिय जो है वो वॉरियर्स का काम कर, ट्रेडर वैश्यास थे, और फार्मर्स भी थे। आर्टिशन जो है वेवर, कारपेंटर होते थे, लकड़ी बनाने वाले, चैरियट बनाने वाले, मेटल वर्कर्स थे, ट्रेड ट्रेड ठीक है। तो ये प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन थे। अगर ट्रेड और करेंसी की बात करें तो ट्रेड जो है मेनली बार्टर सिस्टम चल रहा था, कोई नोट वोट नहीं थे या सिक्के नहीं थे। गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, ठीक है, और कोई कोइंस नहीं था। बट निक्शा, निक्शा मतलब कि गोल्डन ऑर्नामेंट यूज किए जाते थे एक्सचेंज के लिए। अब जो कीमती चीज़ अर्लियर ट्रेड कंटैक्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ रहा होगा। बाकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, अगर रिलीजन के ऊपर जाएं तो हमने वैदिक एरा के जो है पोलोएस्थेटिक रिलीजन, मतलब नेचर की वर्शिप करते थे, नेचुरल फोर्सेस की। क्योंकि एक थ्योरी बने, इंसान जिस चीज़ से डरता है इंसान उसी को पूछता है। तो अगर बिजली चमक रही है तो उनको नॉलेज नहीं है कि बिजली कैसे चमक रही है, तो वो वर्शिप करते थे उसकी, लाइटनिंग की। कोई टेम्पल, कोई आइडल वर्शिप नहीं थी। प्रेयर जो है हम्स और फायर सेक्रीफाइसेस के थ्रू जो है परफॉर्म किए, जैसे याजनास के द्वारा। ठीक है। कुछ मेजर डीटीज जो है इंपॉर्टेंट, जैसे इंदिरा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट गॉड था, किंग ऑफ गॉड था, गॉड ऑफ वॉर और रेन, बारिश का गॉड जो है वो माना जाता था इंदिरा को। इस पे कुछ 250 250 हम्स जो है वो इस पे हैं। किसमें इसको मतलब एट्रीब्यूट की गई है इनकी इनकी तरफ, इनकी तारीफ में। ठीक है। इसको पुरंदर भी कहा जाता था, मतलब पुरंदर, मतलब इसका मतलब क्या है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है। फिर अग्नि, अग्नि को पूजा जाता था, आग को, गॉड ऑफ फायर, मैसेंजर बिटवीन, जो ह्यूमन और गॉड्स के बीच में जो है आग जो है वो मैसेज का काम करती है। ये सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट है। इस पे भी कुछ 200 हम्स जो हैं वो जो है एट्रीब्यूट किए गए हैं।
समझे? इसको कहा जाता था सन ऑफ किसको? अर्थ एंड हेवन। क्यों अर्थ एंड हेवन इसको बोला जाता था सन ऑफ? इसलिए क्योंकि ये कनेक्ट करता है ह्यूमंस को गॉड के साथ। फिर जो है वरुणा है, इसको गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, रीति और जस्टिस, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड था। और ये गॉड प्रोसोनिफाई किसको करता था? वाटर को, पानी को। ठीक है। फिर सूर्य आ गया, सन गॉड को पूजते थे, जिसको गॉड ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता था। फिर वायु है, विंड गॉड, उषा है गॉडेस ऑफ डॉन, सरस्वती है रिवर गॉडेस ऑफ विजडम। अच्छा, यम है, ये भी तो है ना, वाई एम, यम गॉड ऑफ, अरे सबको पता होगा, यम है हम, गॉड ऑफ डेथ। रुद्रा, अच्छा, जो है पुशान जो है गॉड ऑफ जंगल, पाथ हर्डर्स और कैटल्स के लिए। सूर्य है, अदिति है, पृथ्वी है, अर्थ गॉडेस को पूजते थे। अच्छा, पृथ्वी को पूजते थे जो अर्थ गॉडेस है। फिर विष्णु को, जो सबसे मेहरबान और सबसे जो है दयालु है, इसका भी ऋग्वेद में मेंशन आया है। ठीक है, विष्णु का। बाकी क्या, उषा के बारे में हमने देख लिया। ये सब चीज़ें थी, इन गॉड्स को पूजा जाता था। रिलीजन आइडल वर्शिप नहीं थी। इंदिरा सबसे प्रेज था, मैंने आपको बताया 250 हम्स जो है ऋग्वेद में है। अग्नि जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी था। फायर रिचुअल्स, क्योंकि ये सेंट्रल था रिलीजियस लाइफ के लिए रिचुअल्स, और ये ब्राह्मण्स जो है वो जो है ये रिचुअल्स परफॉर्म करते थे गॉड को प्लीज करने के लिए। ठीक है, जैसे अश्वमेधा याजना, अश्वमेधा बाद में भी आएगा, देखो गुप्ता जब समुद्रगुप्त जो है अश्वमेधा यजन करेंगे, मतलब हॉर्स का घोड़े की कुर्बानी देंगे, उसको उसकी बलि देंगे। ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है? कि रूलर अपनी पावर को एक्सपेंड कर सके। लेटर पीरियड में भी होगा, बाद में बहुत ज़्यादा होगा। राजयसु, रिचुअल ऑफ किनशिप। अच्छा, सोम यज्ञ, ऑफरिंग टू सोम, सेक्रेट ड्रिंक गॉड को जो है पेश की जाती। ठीक है, तो ये सारा जो है इनका रिलीजन इस तरीके से शेप हो रहा था। अगर हम कंसेप्ट देखें आफ्टर लाइफ का और सोल का, तो ऋग्वेद में कहीं मेंशन नहीं है कर्मा के बारे में, डज नॉट मेंशन कर्मा एंड रीबर्थ क्लियरली। लेकिन ये आइडियाज जो है लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुए हैं। लोग जो है स्वर्ग, हेवन और नर्क, हेल, इसमें बिलीव करते थे। वो सोचते थे कि वो ये कहते थे कि बाद में जो है सोल जो है वो यहीं जाएगी। ठीक है। अगर कुछ हम इनकी साइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो है साइट के बारे में देखें, तो वो है भगवानपुर हरियाणा है। अच्छा, राखिनगिरी हरियाणा है, जो पहले वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट थी। फिर सन्योली है उत्तर प्रदेश में, कालीबंगन है राजस्थान में। ये बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना इनका। ठीक है, तो हस्तिनापुर है, कुरुक्षेत्र है, ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स जो हैं अर्ली वैदिक पीरियड की थी। कुछ कॉमन जो है जो ऋग्वेदिक साइट्स का है कि लोग ये सारे लोकेटेड थी नियर रिवर्स, जैसे सरस्वती जो गागरा हाकरा है, हकर है। अच्छा, यमुना के, गंगा के, इनके अराउंड, रिवर वैलीज के अराउंड, क्योंकि वाटर, एबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेंटेड ग्रेवियर पाई गई, ये डिनोट करता है अर्लियर जो है वैदिक पीरियड को। अच्छा, एविडेंस फायर अल्टर्स के, चैरियट्स और वेपन्स मिले हैं बहुत सारी साइट्स पे। ठीक है, जैसे सेनोली में मड के, जो कीचड़ के मिट्टी के बने हुए हाउसेस, मड ब्रिक के, मिट्टी के ईंट के बनाए हुए, मतलब पकाई हुई नहीं, कच्ची ईंट के। ठीक है, रूरल सेटलमेंट है, गांव देहात में लोग रहते हैं, इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं ये अर्लियर जो है वैदिक लाइफस्टाइल को। क्यों ये साइट्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंफर्म करती है प्रेजेंस जो है अर्ली वैदिक पीपल का नॉर्थ इंडिया में, और सपोर्ट करती हैं डिस्क्रिप्शन जो ऋग्वेदिक में रिवर्स का, रिचुअल्स का और वॉरफेयर का दिया है, वो यहाँ देख के पता चलता है। और कहीं ना कहीं ये एक ट्रांजिशन भी बताती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक वैदिक सोसाइटी की तरफ ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, समझे? डिस्कस करते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जो अराउंड 1000 से 600 बीसी के अराउंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। लेटर वैदिक फेज कहीं ना कहीं जो जो वैदिक सोसाइटी है उसका एक्सपेंशन हुआ है। मतलब
पंजाब और जो हरियाणा रीजन जो गंगेटिक प्लेन्स में थी वो और फैल रही है, और कहीं ना कहीं जो उसकी पॉलिटिक्स है वो सेंट्रलाइज्ड हो रही है। मतलब पहले लोगों के पास कुछ पावर थी, लेकिन अब नहीं, अब सिंगल पर्सन के पास। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है। अच्छा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है। जो चार वर्नास थे वो अब क्लियर एकदम सामने आ चुके हैं। एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे राइज होगा, राइज ऑफ लार्ज किंगडम, जो महाजनपदास हैं उनके बारे में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सामवेद। ऋग्वेद नहीं है, ऋग्वेद में अर्लियर वैदिक पीरियड कवर है। सामवेद जो बाद में आई, इसमें यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, उपनिषद, अच्छा अर्यंकास, इनमें से हमें जो है सोर्स ऑफ नॉलेज मिलती है किस टाइप की सोसाइटी है, कैसी। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है। जैसे पेंटेड ग्रेवेयर्स था, ये पेंटेड ग्रेवेयर्स कल्चर जो है ये हम लेटर वैदिक पीरियड के साथ एसोसिएट करते हैं। फायर अल्टर्स जो बहुत सारी साइट्स पे मिले हैं, लार्ज स्केल रिचुअल्स होने लग गए हैं, बहुत बलियां दे रहे हैं लोग। आयरन टूल्स, जिससे अब आयरन टूल्स जब हुआ ना, जैसे ही आयरन टूल आया तो एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन हुआ किसका? एग्रीकल्चर का। अब आयरन टूल से हम ज्यादा से ज्यादा लैंड्स क्लियर कर पा रहे हैं, जंगल की कटाई कर पा रहे हैं। इससे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो सरप्लस क्रिएट हुआ। सरप्लस क्रिएट हुआ, अब लोग खा पी कर बेच कर बहुत सारी चीजें बच जाती थी, अब इनको बेच रहे। इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ और एक्सपेंशन हुआ। तो आयरन टूल्स का यूज करना एक रेवोल्यूशन था, जिससे बड़े बड़े किंगडम्स आए। समझे? ठीक है। अब जो है ना, देखना, अब राइज ऑफ महाजनपदास, किंगडम्स का राइज होने लग गया है। जो छोटी सी ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, वो जो छोटी छोटी ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, जो रूरल एरियाज थे, वो मर्ज करके एक बड़ा, एक लार्ज किंगडम बनने लग गया। पावरफुल किंग्स जो है, राजन्स जो है, वो इमर्ज हुए, जो बड़ी लैंड जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पे जो है वो रूल करने लगे। जैसे कोरू है, पंचालाज है, कौशल्याज है, विधि है, काशी है। हेरिडेटरी मोनार्क होने लगे। अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब वो नॉमिनेशन वाला और इलेक्शन वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। अब जो है किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी हो चुकी है। अनलाइक जो अर्लियर वैदिक पीरियड था जहां पे चीफ जो है वो इलेक्ट होता था, नहीं, अब राजाज ने सम्राट, महाराजा, चक्रवर्ती ये टाइटल्स लेने लगे पावरफुल रूलर्स के लिए। अब किंग्स जो है वो परफॉर्म करने लगे अश्वमेधा जो यज्ञ है, जो हॉर्स सेक्रीफाइस है, अपने एरियाज को जो है एक्सपैंड करने लगे। यहीं पे जो लेटर वैदिक स्टेज है, यहीं पे पहली बार जो राष्ट्र राष्ट्र जो टर्म है, जिसका मतलब है नेशन, वो अपेयर हुआ। अब लोग काउज के लिए जंग नहीं लड़ रहे एक्वायर करने के लिए, नहीं, अब टेरिटरी एक्वायर करने के लिए, टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए अब लोग जो है वो वॉरफेयर हो रहा है। ठीक है। लेकिन एक चीज नोट करने की यहां ये भी है, एक तो डिक्लाइन हुआ है ट्राइबल असेंबलीज का। सभा और समिति पूरी तरह से अपने पावर खो चुकी है, सारी पावर्स किंग के कंट्रोल में आ गई है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रलाइज होने लग गया है, टैक्स कलेक्ट होने लग गया है। स्टैंडिंग आर्मी जो है, स्टैंडिंग आर्मी अभी भी नहीं है, यहां लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है कि स्टैंडिंग आर्मी जो है लेटर वैदिक पीरियड में नहीं है। तो जब जंग होती थी तो ये ट्राइबल्स चीफ्स को जो है इकट्ठा किया जाता था, यहां से आर्मी को कलेक्ट किया जाता था, फिर जो है वॉरफेयर होती थी। समझे कि नहीं? अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में, तो चार वर्ना जो है अब हेरिडेटरी और रिजिड हो चुके हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, और सबसे नीचे क्या है? शूद्रास, और ये क्या है? वैश्य। ये कंक्रीट हो चुके, अब हेरिडिटरी हो चुके। जो शूद्रा पैदा हुआ है वो सारी जिंदगी शूद्रा रहेगा। अब बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन जो है वो नहीं रहा है, ऑक्यूपेशन बेस खत्म हो चुका है। ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण पैदा होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय में, और वैश्य वैश्य में। ये एक दूसरे में जो है इंटरमिंगल नहीं कर सकते बेस्ड ऑन मेरिट या टैलेंट या कुछ नहीं। सोसाइटी अब रिजिड हो चुकी है। ठीक है।
समझ गए? अब राइज ऑफ जो है आश्रम सिस्टम, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब 4 स्टेज, ये एक फिलोसफी भी आप मान के चल सकते हो कि ब्रह्मचार्य मतलब पहला स्टेज है ब्रह्मचार्य स्टेज, जहां स्टूडेंट लाइफ मतलब लर्निंग, जहां वेदास को सीखा जा रहा पढ़ा जा रहा, हालांकि शूद्रास को तो नहीं इजाजत थी, बाकी 3 वर्ण। अच्छा, गृहस्थी, गृहस्थी मतलब हाउस होल्डर स्टेज, फैमिली लाइफ, जब बीवी बच्चे ये सब होंगे, तो ये दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज था वन प्रस्थ मतलब हर्मिट स्टेज, जहां रिटायर हो जाओगे तुम, ये दुनिया त्याग के मोह माया छोड़ के जंगलों में निकल जाओगे। चौथा स्टेज है सन्यासी, रिनाउंसिएशन स्टेज, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए अब आप ढूंढ रहे हो, बाकी सब त्याग चुके हो। ठीक है, ये 4 चीजें अब इनका राइज हुआ है, समझे? वुमेन्स पोजीशन, वुमेन की पोजीशन डिक्लाइंड, वुमेन अपनी पॉलिटिकल राइट्स पूरी तरीके से खो चुकी हैं, वो अब सभा समिति अटेंड नहीं कर सकती। चाइल्ड मैरिज इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, उपन्या, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, वो थ्रेड बांधा जाता है ना ब्राह्मण से, समझ रहे हो ना आप, होता है, होगा, अब वो गर्ल्स को डिनाई कर दी गई है। नो सोशल कस्टम, गोत्र सिस्टम, क्लैन बेस आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की गई कि ये फलाने क्लैन से, ये फलाने क्लैन से। डावरी जो दहेज प्रथा है वो शुरू हो चुकी है। वो पहले जो था कि ब्राइड की कीमत लगाई जाएगी कि ये ब्राइड है, इसकी कीमत लगाई जाएगी कितने हॉर्सेस और काउज और ये फलान डिमकान, अब वो चीज खत्म हो चुकी है, अब दहेज देना पड़ेगा। समझे? गोत्र का अगर मैं आपको, अच्छा मैंने आपको गोत्र सिस्टम समझाया कि क्लैन बेस आइडेंटिटी है, मतलब एक्चुअली क्या होता था ना, जो गोत्र था, ये इंस्टीट्यूशन जो गोत्र का है, ये लेटर वैदिक कल्चर में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब था काउ पेन, या फिर वो जगह जहां पे गाय जो है बिलोंग करती है, मतलब समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, जहां पे गाय बिलोंग करती हैं किसी एक क्लैन की, एक क्लैन है उसकी, उनकी उनकी ये सब गाय जो है यहाँ पे रह रही, ठीक है, तो ये लोग जो हैं, ये लोग इस गोत्र से, इससे इनके हैं, मतलब बाद में जो है ये गोत्र सिस्टम जो है ये चेंज होकर ना ये बन गया डिसेंडेंट, एक कॉमन इंसेस्टर से, किसी एक इंसान के जो है ये डिसेंडेंट है, मतलब ये जो है इस इंसान के हैं, ठीक है, तो ये सिमिलर गोत्र के, उसके आगे जो है मल्टीपल, इसके आगे मल्टीपल, तो ये लोग सिमिलर गोत्र में जो है शादी जो है वो अब बंद कर दी है। ठीक है, तो ये था गोत्र से। इकोनॉमी अगर लेटर फेज की देखें तो एक्सपेंशन हुआ है एग्रीकल्चर का, आयरन टूल्स का, मतलब जैसे खेती में हल वल, तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, मैंने आपको बताया था। राइस और वीट जो है वो अब देखो, अर्लियर में नहीं था राइस और वीट, लेकिन यहाँ पे राइस और वीट एक स्टेबल क्रॉप बन चुका है, जिसको व्रीही कहा गया है राइस को जो है संस्कृत में। लैंड ओनरशिप आ गई है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है। देखो अर्लियर वैदिक स्टेज में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी लैंड को, अब लैंड ओनरशिप आ गई है और उस पर टैक्स लेगा राजा। लैंड एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी बन के, आपके बाप की जमीन बेटे को मिलेगी, बेटे के उसको आगे बेटे को मिलेगी। ठीक है, सैक्रिफाइसेस बहुत इंक्रीज हो चुके हैं सोसाइटी में। किंग जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है बाली और भाग के टेमल भाग के रूप में लोगों से। राइज हुआ ट्रेड का और अर्बनाइजेशन शुरू हो गया। कोइन, निक्शा और जो सतमना है वो यूज होने लगे। अब कोइंस, बाटर सिस्टम नहीं बस, बल्कि कोइंस का यूज होने लगा है ट्रेड में। नए टाउन्स और मार्केट्स जो है वो निकलने लगे हैं, ट्रेड के कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से होने लगे हैं। तो ये वेरियस चीजें जो हैं इनका राइज हुआ है किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो ये है लेटर वैदिक पीरियड की। ठीक है, ये हमने एक जनरल डिस्कशन की लेटर वैदिक पीरियड में। आप एनसीईआरटीज में, मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ, आर एस शर्मा पढ़ो। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, यूट्यूब से आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, 10 बार देख लो, बट आप दो रीडिंग करो आर एस शर्मा की आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर,
तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आने लगी। अब आपको पता है गोत्र क्या होता है, ठीक है। तो जब आर एस शर्मा में आप गोत्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे काउज को रखने की जगह थी, फिर एक कॉमन एंसेस्ट्रीज को डिनोट करने लगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फोर वर्ना सिस्टम अब आपने पढ़ा है। फोर वर्ना सिस्टम क्या होता है, ब्राह्मण्स का क्या है, प्रीस्टली सोसाइटी जो होते हैं, क्षत्रिय जो हैं वो वॉरियर्स हैं, ठीक है, शूद्रास जो हैं वो सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वैश्यास जो हैं वो ट्रेड करते हैं। तो ये सबसे पहले हेरिडिटरी नहीं था अर्लियर वैदिक स्टेज में, ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था। बाद में जो है ये क्या है, हेरिडेटरी हो गया। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, आप समझ आओगे कि आपने कहीं पढ़ा है, आपकी वो मेमोरीज में जो है वो दोबारा से ताज़ी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, ऊपर आ जाएंगी, वो जो मलबे के ढेर के नीचे जो है ना। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका जो है, मेनी पीपल डू इट इन अ रॉन्ग वे। लोगों को रिवीजन करना, लोग क्या करते हैं, 10 वीडियोस हैं कंप्लीट, चलो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया, मैंने ही डाल दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री 10 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। मान के चलो, होगी नहीं, हो भी सकती है। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, प्रीलियम्स आ रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, 10 वीडियोस को 2x पे या 1.5 पे सारी को देख लोगे। आप बोलोगे चलो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन हो गया। नहीं, जब तक किसी चीज को आप रीड नहीं करोगे और साथ में एक नोटबुक रख के, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, गोत्र, राजन, सभा, समिति, ऐसे नोट लिखते नहीं जाओगे, वैसे ही लिखने के लिए, रिफ्लेक्सेस के लिए, तो ये चीजें आपको भूलेंगी नहीं। उस तरीके से रीडिंग बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। आज टेक्नोलॉजी हो गई, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज को इजी वे में ले रहे हैं, एयरफोन लगा के चलो सारे काम भी कर रहे हैं और सुन रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को पॉडकास्ट की तरह। अगर हिस्ट्री को आपको सिर्फ जानना ही है ना, तो आप पॉडकास्ट की तरह सुनो। अगर आपको MCQ, जब 4 MCQ दिए होंगे ना और आपको चारों सही लगेंगे ऐसे रिवीजन किया, तो बोलोगे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही, ये भी सही, या फिर चारों ही गलत लगेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, या एक निकल रहा है बाकी 3 का पता ही नहीं, क्योंकि आपने रिवीजन जो है वाया रीडिंग नहीं की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट नहीं किया है, उनको 2-3 बार देखा नहीं है, तो वो रिवीजन नहीं हुई। रिवीजन इज नॉट डन थ्रू वॉचिंग वीडियोस। वीडियोस 1 और 1-2 बार ठीक है, आपको पहली बार जानकारी के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, बट जब आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक चैप्टर की, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी हो जाएगी ओवरऑल कि ये सिविलाइजेशन क्या थी, या ऋग्वेद क्या था, ऋग्वेदिक एरा या लेटर वैदिक एरा क्या था, जब इसकी आपको जानकारी हो गई, फिर आपको रीडिंग से ही जो है वो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है इंफॉर्मेशन ग्रैप्स कर पाओगे। ओके, आई एम नॉट हियर फॉर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट और वीडियोस पे व्यूज आ जाए, नो 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 नो, माई होल पर्पज इज फॉर दोज पीपल्स हु कांट अफोर्ड इट, कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोवाइड कर पाऊँ। माई सोल पर्पज इज दैट। I don't give a damn how much comments or my likes or how much people watch my videos. If 10 people are watching my videos, I want them 10 people to do it sincerely, कि वो यहाँ देखने के बाद रनिंग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, ना कि PPTs डाउनलोड करके रख दे रहे हैं स्क्रीनशॉट्स लेके, और वो कभी नहीं पढ़ता है बंदा, समझे। फिर वही है, जब फ़ोन चार्ज कर रहे होते हो तो 2-2 साल पुरानी जो है वो स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर रहे होते हो, जो क्योंकि और कोई काम नहीं है आपके पास बचा। यू हैव टू रीड मैक्सिमम, यू हैव टू राइट एज मच एज यू कैन, बट जो जो चीज़ें, थिंग्स यू आर डूइंग when you are watching a lecture, you finish that lecture, leave it for 1 or 2 days. After 2 days you have made the notes, open the book, okay, add more things into these. मैं जितना मर्जी आपको पढ़ा लूँ सफिशिएंट नहीं है, आपको नई आइडियाज़, नई नॉलेज जो है इसमें ऐड करनी है। फिर आपको जो चीज़ें फालतू लगे उसको काटना है, नोट्स जो है रिफाइन करने हैं आपको 2-3 दिन बाद, फिर जब आपको MCQ आएगा तो आप टिक कर पाओगे। ओके, तो हमने देख लिया 3 चीज़ें। हमने प्री हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया, इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तीसरी चीज हमने डिस्कस की है जो है वैदिक एरा, ठीक है। चौथी चीज हम जो है अब पढ़ेंगे महाजनपदास, ठीक है। उसके बाद जो है मगध वगध और ये जो है अर्लियर जो है डायनेस्टीज पढ़ेंगे। फिर हम जो चलेंगे 5-6 के बाद फिर हम चलेंगे मोरियन एम्पायर पे। फिर जो है पोस्ट मोरियन एम्पायर्स, पोस्ट मोरियन किंगडम्स जो भी हैं। उसके बाद हम लोग जो है 8वां लेक्चर चलेंगे गुप्ताज पे। फिर हम 9 में चलेंगे लेटर गुप्ताज पे, ठीक है। और फिर हम 10th में चलेंगे हर्षवर्धन एम्पायर और वो सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें और बाकी जो साउथर्न किंगडम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सतवाना ये सब आ जाएंगे। इस तरीके से आई विल ट्राई के 10 to 20 लेक्चर्स में हो जाए हमारा, क्योंकि मैक्सिमम 20 से 25 घंटे की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा आई एम स्टिल एडजस्टिंग विद माई शेड्यूल एंड आई हैव सम अदर इश्यूज ऑल्सो। मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है साथ साथ में हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस बार पिछली बार से जो है इस बार और ज़्यादा हम डिटेल में ट्राई करूंगा मैं करने की, साथ साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीपीटी से बाहर रह जाएं, जो किसी किताब में नहीं हैं या हैं आपको मिल नहीं पा रहे, वो भी हम ऐड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।